असम मयांग गांव असम को कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। और इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आए दिन कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनसे इंसान की रूह तक कांप जाती है। कहने को तो यह चाय के लिए काफी फेमस है, पर चाय से ज्यादा जादू टोने के लिए भी कुछ उन्हीं घटनाओं में से एक है चंद्रिका चुड़ैल की कहानी। कहते हैं आज भी चंद्रिका चुड़ैल मयांग गांव की गलियों में घूमती है, उल्टे पांव, लाल रंग के कपड़ों में। वह कई बार ऐसे देखी गई, और जिन भी लोगों को वह दिखी वो लोग अपना आपा खो चुके थे, यानी कि पागल हो चुके थे। जब भी गांव में कोई नई शादी होती थी वहां पर दुल्हन की जगह चंद्रिका होती थी। वह खुद को सुंदर बनाए रखना चाहती थीं, जिसके लिए उसने कई सारी तंत्र साधना भी की। और ऐसी ही उसकी तंत्र साधनाओं के बारे में गांव वालों को पता चल गया, और उन्होंने मौका देखकर चंद्रिका पर हमला कर दिया। तब चंद्रिका का शरीर तो नष्ट हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा भटकने लगी, वह भी एक चुड़ैल के रूप में, जो ऐसे ही उसे गांव में आने वाले परदेशियों और गांव के लोगों को परेशान करने लगी। और रात में लोगों को दिखाई देने लगी तो किसी को अपने सुंदरता के जाल में फंसाने लगी। और हद तो तब हो चुकी थी जब उसने शादीशुदा जितने भी नए जोड़े होते थे उनकी जगह पर दुल्हनों की जगह लेना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक बार की घटना है गोकुल की, जिसे ने खुद यह बताया है कि उसने चंद्रिका को अपने साथ महसूस किया है। गोकुल की कहानी शुरू होती है सन 2011 में। गोकुल एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान है। उसका पूरा परिवार यही गांव में ही रहता है, लेकिन वह शहर से अभी अभी लौटा है। दिखने में वह काफी ज्यादा सुंदर भी है, जिसे देखकर कोई भी लड़की अपना जीवन साथी बनाना चाहे। रात के करीब 10 बज रहे थे और गोकुल शहर से अपने गांव के लिए लौटा था। उसके गांव की तंज गलियों के बीच से होकर गोकुल अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां उसे एक पल को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने सोचा कि यह शायद मेरा वहम है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके सामने से गुजरा, लेकिन उसने उसे पर ध्यान नहीं दिया और खुद का सर झड़कते हुए बोला, ऐसे ही कोई होगा कुत्ता बिल्ली। और वह फिर से अपने घर की तरफ चल दिया। तभी उसे गांव की दूसरी हाथ पर, यानी कि सीधे हाथ पर जाने वाली गली के पास ऐसा एहसास हुआ जैसे उसे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी है, जिसके बाल काफी ज्यादा सुंदर है। तभी उसके सामने से उसे आता हुआ एक आदमी दिखाई दिया, जिनकी उम्र 50 साल के आसपास थी। गोकुल अभी भी उसे सीधे हाथ तरफ वाली औरत को ही देख रहा था कि इतनी रात को गांव में वह भी कौन हो सकता है। इस वक्त तभी वह 50 साल का आदमी गोकुल के पास आ जाता है और कहता है, गोकुल, बहुत देर लगा दी, तुमने आने में बहुत चिंता हो रही थी मुझे तुम्हारी, चलो जल्दी घर चलते हैं। तब गोकुल कहता है, हाँ पिताजी, वह बस छूट चुकी थी मेरी, इसलिए मुझे देरी हो गई आने में। ठीक है, चलते हैं। ये कहकर वह गोकुल उस आदमी के साथ अपने घर की तरफ चल देता है। रात का माहौल काफी सन्नाटे वाला था। उन अंधियारी गलियों के बीच से गुजरते हुए गोकुल अपने पिता के साथ घर पर पहुंच चुका था, जहां चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई राह देख रही थी, जो और कोई नहीं, गोकुल की दादी थी। उन दोनों को दरवाजे पर आता देख बूढ़ी दादी कहती है, आ गए बेटा, बड़ी ही देर कर दी आने में, ठीक से तो आए हो ना? उसकी बात पर गोकुल कहता है, प्रणाम दादी। ये कहकर वो दादी के पैर छूता है और आशीर्वाद लेकर कहता है, जी दादी, आप कैसी है? तब दादी कहती हैं, मैं तो ठीक हूं बेटा, अपने परिवार को साथ देखकर खुशी होती है। तभी गोकुल के पिताजी कहते हैं, चलो अब घर के अंदर खाना खा लेते हैं पहले। और वे तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। यूं तो घर काफी सुंदर था, पर घर छोटा भी था। उस घर में एक कमरा था, बाकी रसोई और एक हाल, जहां दादी और उनका बेटा यानी कि गोकुल के पिता सोया करते थे, और कमरा गोकुल को दिया हुआ था। गोकुल काफी वक्त के बाद वापस से अपने गांव लौटा था। पढ़ाई के बाद वही शहर में उसकी प्लेसमेंट हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पिता और दादी से मिलने के लिए आया हुआ था। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि उसकी ये मुलाकात शायद उसकी जिंदगी ही बदल कर रख देगी। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। गोकुल के पिता थोड़े से घबराए हुए से थे और उसकी दादी कहती हैं, गोकुल,
अगली बार अगर बस छूट जाए तो अगले दिन आ जाना बेटा, रात का आना ठीक नहीं है। उनके मुंह से यह बात सुनकर गोकुल थोड़ा हैरान होता है और कहता है, तो क्या हो गया दादी? शहरों में तो 12 बजे तक कोई सोता भी नहीं है, फिर भी मैं तो गांव में 10 बजे ही पहुंच चुका था। तब गोकुल के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं, गोकुल, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है, क्या तुम नहीं जानते उस साल क्या हुआ था? वह चंद्रिका अब चुड़ैल बन चुकी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों को वह रात में दिखाई भी दी है, इसलिए उसका डर अब भी बना हुआ है। उसके पिता की बात को सुनकर गोकुल कहता है, पिताजी, यह चुड़ैल उड़ेल कुछ नहीं होता है, यह सब किसी ने अफवाह फैलाकर रखी होगी। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ हमारा अंधविश्वास होता है, और मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। तो उसकी दादी उससे कहती है, बेटा, विश्वास हो या अंधविश्वास हो, लेकिन जो सच है वह तो सच ही रहेगा। ना हमारे लिए तो तुम ही हमारा अब सब कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए तुम बस उससे दूर ही रहना, और रात में गांव में बाहर मत जाना। बस इतनी सी मेरी बात मान लो बेटा, इस बुढ़िया की। उसकी दादी की ऐसी बातें सुनकर गोकुल थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर वह कहता है, अपनी दादी का मन रखने के लिए, ठीक है दादी, आप इतना कह रही हैं, तो मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं दिन में ही जो भी काम करना होगा करूंगा, और रात में नहीं आऊंगा। गोकुल के मुंह से यह बातें सुनकर उसकी दादी और उसके पिताजी के घबराए दिल को थोड़ी शांति मिली कि चलो, गोकुल रात में कहीं बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में वह तीनों खाना खाकर अपने 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 जगह पर सोने के लिए चले गए। गोकुल भी अपने कमरे में चला गया, और उसके पिता और दादी बाहर हाल में ही थे। सुबह का वक्त, सुबह की किरणें आकर गोकुल के चेहरे पर पड़ने लगीं। ये सुबह असम की सुबह बहुत ही खास होती है। सुबह पंछियों की आवाज, नीले नीले बदल, हरी हरी चाय की पत्तियां, जैसे कुछ अलग ही होती हैं। वहां की सुबह जो कि इस धरती को काफी ज्यादा सुंदर बनती है। गोकुल सुबह उठकर ही अपने सारे काम करने के बाद अपने बैग से कैमरा निकलता है, और उसे कमरे को ले जाकर गांव के उन पहाड़ी इलाकों की तरफ चल देता है जहां पर चाय के बागान होते हैं। और सिर्फ वहीं पर ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी, जहां उसे कई सालों बाद अपने बचपन के दोस्त दिखे, जिन्होंने अब खेतीबाड़ी को ही अपना काम बना लिया था। उसे वहां से गुजरते हुए देखा, एक लड़का भाग सा आया, जो कि गोकुल की ही उम्र का था। उसका नाम था कबीर। भागते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, गोकुल, गोकुल। गोकुल ने सुना तो तभी गोकुल पीछे मुड़कर देखता है, तो वह एक पल के लिए हैरान सा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, और फिर वह अपने दिमाग पर कुछ जोर देते हुए कहता है, कबीर, कबीर हो ना तुम? कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, वाह जी वाह, शहर जाकर अपने दोस्त को ही भूल गए। क्या दोस्त हो तुम? उसकी बात पर गोकुल कहता है, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। कितना वक्त हो गया, तू भी तो यहाँ गांव में नहीं रहता था ना, इसलिए मैं बस पहचान नहीं पाया। तू तो मुझे पहले ही ये गांव छोड़कर चला गया था, वापस कब आया? तब कबीर कहता है, मैं तो पिछले साल ही वापस आ चुका था इस गांव में। तू बता, बस तेरी लाइफ कैसी चल रही है? गोकुल उसे अपने बारे में बताता है। हाँ, बस सब सही चल रहा है। पढ़ाई पूरी हो चुकी है, एक जगह कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, तो बस सोचा कि एक बार गांव घूम आऊं, और अगर दादी और पिताजी चाहे तो उन्हें फिर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तब कबीर कहता है, सही है, तेरा तो भाई अच्छा हुआ जो प्लेसमेंट मिल गया, वरना हमें देखो, शहर जाने के बाद भी यही गांव में आ चुके हैं वापस से। तब गोकुल पूछता है, तो फिर तूने आगे का क्या सोचा है? क्या करना है गांव में? तब कबीर कहता है, कुछ नहीं, बस अपने चाय की बगाने हैं, तो उन्हें देखना है। जो भी खानदानी खेत है, कुछ बस उनसे ही चलना है, अपना तो। तब गोकुल कहता है, हाँ, यह भी सही है। और वे दोनों वहां से अपने खेतों की बेगानों की तरफ चले जाते हैं, जहां पर चाय की बड़ी बड़ी सी बगानें थीं। वहां पर कुछ औरतें भी थीं, जिनके पीछे पीठ पर लंबी सी टोकरियां रखी हुई थीं, जिन्हें वह गांव की भाषा में टोपा कहा जाता है। यह बांस की बनी हुई टोकरियां होती है, जिन्हें औरतें चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं।
किसी रस्सी या पेट के सहारे से इसे कंधों पर बांध लिया जाता है और हाथ खुले हुए उन्हें औरतों के बीच में गोकुल को एक और लड़की दिखाई पड़ती है जिसकी आंखें नीले रंग की है। सर पर उसने मेखला यानी कि एक कपड़ा बंधा हुआ है, रेशमी कपड़ा, और उसने अपनी आसामी कपड़े पहने हुए थे जो कि वहां पर ग्रामीण एरिया में पहने जाते थे। देखने से वह काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। हरी चाय की झाड़ियों के बीच धूप में झुकी हुई एक लड़की, पीठ पर बांस की टोकरी, हाथों से नर्म चाय पत्तियां तोड़ती, माथे पर पसीना और आंखों में मेहनत की थकान। उसे एक पल को देखते हुए तो गोकुल को लगा जैसे वह उसमें कहीं खो सा गया है, और खोता भी क्यों ना। थी भी वह लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। कबीर गोकुल को अपने चाय के बागान दिखाता है, लेकिन वो गोकुल की नजरों का पीछा करता है तो पाता है कि उसकी नजरें तो छाया पर है। उसकी नजरों को देखकर कबीर कहता है, इतना न देखो जनाब की आंखें घूम जाए, नजर न लग जाए सामने वाले को। उसकी बात सुनकर कबीर कहता है, ये छाया है ना। उसके बाद पर कभी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यह छाया ही है। बड़ी नजरें तेज है तुम्हारी। मुझे देखकर तो तुम सोचने लगे और छाया को तो यूं पहचान लिया। वाह जी वाह। उसकी बात पर गोकुल बस मुस्कुरा कर रह जाता है और एकटक बस छाया को ही देख रहा होता है। तभी कबीर कहता है, समझ सकता हूं तेरे दिल के जज्बात। आखिर प्यार तो प्यार होता है, चाहे 10 साल की उम्र में हो या फिर 25 साल की उम्र में पहचान ही जाता है। उस इंसान को अब दोस्तों से प्यार किया होता है तो भाई हमें भी पहचान जाता है। एक बार तो गोकुल कहता है, कैसी बातें कर रहा है तू। मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि मुझे लगा था कि तू तो शहर में होगा, और अचानक देखकर मैं कंफ्यूज हो गया था। और आगे कबीर कहता है, चल अब तुझे मिलना नहीं है छाया से, तेरा भी इंट्रो करवा दो। इतना कहकर वह गोकुल को छाया के पास लेकर जाता है और उस दिन को याद करता है जब वे दोनों काफी छोटे हुआ करते थे। फिर वह अपना सिर झटकता है उन पुरानी यादों से और कबीर के साथ छाया के पास जाता है। तब कबीर छाया को देखते हुए कहता है, छाया। उसकी बात पर छाया उन दोनों की तरफ दिखती है और अजीब से भाव अपने चेहरे पर लाती है, जैसे कि कभी को क्या काम है उससे। और छाया कहती है, बोलो। तब कबीर कहता है, इसे पहचान कौन है। छाया भी एक तक बस गोकुल को देखते रह चुकी थी और फिर कहते हैं, नहीं। उसके ऐसा कहने पर कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, यह अपना गोकुल है। गोकुल। तब छाया को याद आता है कि यह गोकुल है। छाया से गोकुल कहता है, कैसी हो तुम छाया। तब छाया कहती है, ठीक हूँ। तभी उन लोगों के पास किसी की आवाज आती है जो और किसी की नहीं, छाया की माँ की थी। छाया की माँ के बुलाने पर छाया उधर चली जाती है और कबीर और गोकुल वहां पर अकेले रह जाते हैं। कबीर कहता है, लगता है इमोशन अभी भी नहीं बदले हैं मैडम जी के लिए तुम। गोकुल कहता है, लग तो वही रहा है शायद फिर से, लेकिन ये छाया ऐसे क्यों काम कर रही है। तो कबीर कहता है, काफी वक्त हो चुका है, छाया के पिताजी अब नहीं रहे, तो इसीलिए छाया को भी अब अपने घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। उसकी माँ और वह दोनों काम करते हैं। तब गोकुल कहता है, अच्छा अच्छा, और ये बताओ कल रात जब मैं आया तो पिताजी और दादी वह चंद्रिका के बारे में क्या कह रहे थे। क्या सच में उसका भूत घूमता है। मतलब ये सब कह रहे थे तो ऐसा कुछ क्या सच में है। मुझे तो नहीं लगता। बकवास बातें करते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं। उसके मुंह से यह बात सुनकर कबीर कहता है, बकवास बकवास वह लोग नहीं, तू कर रहा है, ये सब सच है। उसके मुंह से यह बात सुनकर गोकुल कहता है, क्या तू भी यार, अगर तू चाहे तो मैं सच करके दिखाऊंगा और इससे मैं बदल कर बताऊंगा। तब कबीर कहता है, तुम बातों पर ध्यान मत दे, जो भी है पर अपनी इसमें ही रहना। तब गोकुल कहते हैं, लेकिन क्या सच में, मतलब कैसे हो सकता है। तब कबीर कहते हैं, तू जानता है ना उस वक्त की बात जब हम छोटे हुआ करते थे, 12 साल के आसपास, तब काफी छोटे, तब तूने देखा नहीं था कि वह पीछे जो चाय के बागान के पीछे वाला मंदिर है कालिका वाला, उसके ठीक नीचे प्रांगण में वह औरत किसी की बलि दे रही थी, बच्चों को पकड़ पकड़ कर ले जाती थी, हमेशा सुंदरी रहने के लिए वो ये सब करती थी। और इतना ही नहीं, वो तो न जाने कितने शहरियों के साथ संभोग कर चुकी थी, पूरी भूखी थी वो संभोग की, और इसीलिए आज भी उसकी आत्मा भटकती रहती है गांव में और नई दुल्हन की जगह खुद आकर संभोग करती है। उसकी ये बातें गोकुल को जरा भी कोई असर नहीं डाल रही थी, जबकि वो तो बस छाया के बारे में सोचे रहा था। न जाने कब से छाया के लिए अपने दिल में वह जगह बनाए हुए था। अब उसे सही वक्त लग रहा था इस सब के बारे में बात करने का।
और वो कबीर से कहता है, चल अब घर चलते हैं, मुझे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। और ये कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का वक्त गोकुल और उसके पिता और दादी तीनों बेटे खाना खा रहे थे। तभी गोकुल कहता है, पिताजी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उसके इस बात पर उसके पिताजी आश्चर्य वाले भाव के साथ रहते हैं। हाँ कहो ना, क्या बात है तुमको? कल कहता है, पिताजी हमारे गांव की छाया जो है मैं उससे पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ से जाने से पहले शादी कर लूँ। क्योंकि गोकुल के पिताजी भी यह बात कहीं पहले से जानते थे कि गोकुल छाया को पसंद करता है और वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी दादी और मैं कल ही जाकर उनसे बात करेंगे और शायद छाया भी तुम्हें पसंद करती है, मुझे भी यही लगता है। उनकी यह बात सुनकर गोकुल के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वह तीनों वापस अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह का वक्त, छाया का घर। गोकुल की दादी और उसके पिताजी आज छाया के घर उन दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर छाया समझ चुकी थी कि वह दोनों वहां क्यों आए हैं। तभी छाया की मां अंदर से बाहर की तरफ आती है और गोकुल की दादी से कहती है, अरे आप यहाँ। तब गोकुल की दादी कहती है, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। उन दोनों को वहां देखकर कहीं ना कहीं छाया की मां भी यह बात समझ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जानती तो वह भी थी कि वह यहाँ क्यों आए थे। और वह उन दोनों को बैठने के लिए कहती है और छाया से कहती है कि वह पानी लेकर आए। तब गोकुल की दादी कहती है, आप तो जानती हैं हम यहाँ क्यों आए हैं, फिर भी मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी बेटी छाया को हमारे घर की बहू बनना पसंद करेंगे? कुछ पल के लिए तो छाया की मां असमंजस में पड़ जाती है और फिर कहती है, छाया के पिता तो रहे नहीं, और अगर इतना अच्छा रिश्ता सामने से आया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ये कहकर वह उनकी बात में हम ही भर देती है। तब छाया की मां आगे कहती है, लेकिन शादी यहाँ से मैं चाहती हूँ पूरे रीति रिवाज के साथ हो, तो शायद हमें किसी दूसरे गांव जाना पड़ सकता है, आप तो जानते ही हैं। तब गोकुल की दादी कहती है, जी मेरे ख्याल से इस बारे में हमें गोकुल से भी बात करनी होगी, उसका क्या कहना है, क्योंकि गांव में तो लाल रंग का जोड़ा पहनना सख्त मना है, तो ऐसे में शादी का फिर कैसे की जाए। कुछ दिन बाद गोकुल का घर काफी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, जगह जगह लाइटिंग वगैरह सब कुछ थी। उससे मालूम हो रहा था कि आज गोकुल की शादी हो ही चुकी थी, जिसका उससे काफी वक्त से इंतजार था। तब उसकी दादी कहती है, मैंने कहा था गोकुल, यहाँ गांव में शादी करना ठीक नहीं है, ऊपर से वह लाल जोड़ा, बस डर है हमें उसका। तब गोकुल उसकी दादी की बात को ना करते हुए कहता है, दादी यह सब कुछ नहीं होता है, सब कहने की बात है, कोई चुड़ैल उड़ेल नहीं है और शादी तो लाल जोड़े में ही की जाती है ना। भला मैं भी उसके अरमानों को कैसे ऐसे ही छोड़ सकता था। कितने अरमान सजा होगे छाया ने कि वह अपनी शादी में लाल जोड़ा पहनेगी, इसलिए आप अपने दिमाग से बातों को निकाल दीजिए कि चुड़ैल उड़ेल कुछ होती है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे को काफी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, जहां सुहाग की सेज पर बैठी छाया गोकुल का इंतजार कर रही थी। गोकुल धीमे कदमों से जाकर छाया के पास बैठता है और धीरे से उसके सर का घूंघट उठाता है, जो इस वक्त छाया बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, सफेद दूध जैसी चमड़ी, वह काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। गोकुल की नजरें जैसे उस पर से हटी नहीं रही थी और वह अभी उसे छूकर अपना बनाना चाह रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ जैसे छाया खुद आगे से अपनी तरफ से पहल कर रही थी। गोकुल ने उसके हाथों को छुआ और उसके होठों की तरफ बढ़ गया, जिसमें छाया उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। कुछ ही देर में दोनों एक साथ हो चुके थे, जिसमें गोकुल को कुछ तो अजीब लग रहा था, क्योंकि पहली बार में छाया का जैसा स्वभाव है उस हिसाब से वह कुछ ज्यादा ही एक्टिव लग रही थी, जैसे उसने अपने शर्महया छोड़ रखी हो और वह पूरे तरीके से संभोग में गोकुल का साथ दे रही थी। कुछ ही देर में गोकुल को जैसे लगा अब वह थक चुका है, लेकिन छाया अभी भी वैसे ही है। तभी वह छाया के पास से उठता है, लेकिन छाया उसे जाने से रोकती है। वह उठकर अपने कपड़े ठीक करता है और छाया से कहता है, तुम रुको यहीं, मैं आता हूँ। ये कहकर वह अपने रूम की अलमारी के पास जाता है और वहां से कुछ निकलता है, जो लाकर वह सीधे छाया के सामने दिखता है, जो कि और कुछ नहीं दुर्गा माँ का लॉकेट था, जो कि गोकुल की माँ ने उसे कभी दिया था, जो एक अभिमंत्रित